कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लाए हैं आपके लिए वेक्टर का चैप्टर नंबर 1, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड स्केलर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स एंड टाइप ऑफ वेक्टर। तो स्वागत है आपका एक नए क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर एंड स्केलर्स। तो फर्स्ट टॉपिक है अपना आज का वेक्टर एंड स्केलर्स। तो फिजिक्स में अपन ने देखी है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज स्टार्टिंग में जब अपन इनको देखते हैं तो फंडामेंटल और डेराइव दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज अपने को मिलती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, physical quantities can be categorized into two categories. First one is scalar. First one is scalar quantities, and second one is vector quantities. What is scalar quantities? तो देखते हैं अपन अभी स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनमें ऑन द मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने रिप्रेजेंट करना है वर्क, तो वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन नीड नहीं होती। कितना वर्क किया आपने, कोई नीड नहीं, कितनी डायरेक्शन है, 10 जूल का, 20 जूल का, 50 जूल का, कितना भी वर्क किया। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड। अब वर्ड है अपने पास एक मैग्नीट्यूड। पहले क्लास में भी अपन ने देखा है, आज फिर देखते हैं अपन कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। केवल उनकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, अगर उनको रिप्रेजेंट करें तो वो होती है स्केलर क्वांटिटी। मीन्स डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन फॉर रिप्रेजेंटेशन। जिन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, केवल उनकी वैल्यूज और केवल उनकी मैग्नीट्यूड की नीड होती है, उनको क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटीज। सेकेंड अपन देख रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। बोथ रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों की नीड होती है। दोनों के एग्जांपल देखते हैं वन बाय वन। फॉर एग्जांपल आपने देखा यहाँ पर डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई डायरेक्शन की नीड नहीं होती। सपोज आपने बोला कि मैं 50 मीटर चला गया, 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके आया हूँ, इट मीन्स आपको कोई रिप्रेजेंट डायरेक्शन की रिप्रेजेंट की नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल वर्क। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है अपने पास जो कौन सी क्वांटिटीज में आते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। अब अपन वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स डिस्प्लेसमेंट। जब अपन 1D मोशन पढ़ेंगे तब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। फिलहाल डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की नीड होती है। और कौन सी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये कौन सी क्वांटिटीज में आती है? ये आती है वेक्टर क्वांटिटीज में। तो दो टाइप से कैटेगराइज किया आपने फिजिकल क्वांटिटीज को। कुछ क्वांटिटीज स्केलर होती है, मीन्स जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की नीड नहीं होती, केवल क्या चाहिए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी वैल्यू चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड चाहिए। और सेकंड क्वांटिटीज कौन सी है? सेकंड क्वांटिटीज है अपने पास वेक्टर क्वांटिटीज, एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज which require magnitude as well as direction for representation. For example, displacement. For example, force. For example, velocity. For example, acceleration. ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज है जो अपन आगे देखते जाएंगे, वो होती है स्केलर है वेक्टर क्वांटिटीज। अब अपन इस चैप्टर को देख रहे हैं कि ये वेक्टर है, तो वेक्टर अपन देखते हैं कि वेक्टर में केवल वेक्टर्स को पढ़ते हैं और उनमें वेक्टर्स में दूसरा टॉपिक अपन देखते हैं
किस तरीके से अपन उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप सभी को बच्चों को ये टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन क्लियर होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कि किसी भी वेक्टर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, किस तरीके से उसको डिनोट किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको दिमाग में क्या रखना है, अगर ये क्वांटिटी वेक्टर है तो इसमें दो चीजें, एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। ये दो चीजें आपको पहले दिमाग में बिठा लें। एक होगा अपने पास मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो देखो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट या डिनोट किया जाता है एरो से, डिनोटेड बाय एरो। एरो मीन्स ये तीर का साइन, एरो से रिप्रेजेंट। इस एरो की जो लेंथ है वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और जो ये एरो की डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो represents the magnitude of vector and direction of vector represented by arrow sign। जो एरो का चिन्ह लगाया है आपने वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इस वेक्टर में इस एरो के जो एरो का साइन है उस पॉइंट को बोला जाता है इसका हेड पॉइंट। जहां आपने एरो का साइन लगा रखा है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, हेड बोला जाता है। और जहां से एरो का स्टार्टिंग हो रहा है, इनिशियल पॉइंट है, उस पॉइंट को बोला जाता है टेल पॉइंट। तो ये है वेक्टर का हेड और ये है वेक्टर का टेल। टेल कौन सा है, जहां से वेक्टर ओरिजिनेट होता है, स्टार्ट होता है। और हेड कौन सा है, जहां पर वेक्टर खत्म होता है, जहां पर आपने वेक्टर का साइन लगाए। तो आप किसी भी वेक्टर को किस तरीके से लिखोगे, दो चीजें होती है वेक्टर में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी लेंथ से, और डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके एरो से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपने एक फोर्स लिया F1, एक F1 फोर्स लिया 10 न्यूटन का, और एक F2 फोर्स लिया 5 न्यूटन। सब दोनों वेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिया। तो सबसे पहले दोनों फोर्स मीन्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी तो दोनों को एरो से रिप्रेजेंट करें। अब किसका एरो की लेंथ ज्यादा होगी, ये 5 मैग्नीट्यूड है इसका, इसका मैग्नीट्यूड है 10। इट मीन्स कोई भी स्केल लिया अपन ने, तो यहाँ अपन ने किसी भी स्केल, स्केल का मतलब होता है पैमाना, स्केल अपन ने स्केल ड्रॉ करने वाले स्केल ने कितना स्केल लिया है। सपोज आपने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को आपने 1 न्यूटन माना है, इस तरीके से स्केल, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये 10 न्यूटन की लेंथ बनाई। अगर ये लेंथ 10 न्यूटन की है, अगर 5 न्यूटन की आप बनाना चाहते हो, इट मीन्स वो 5 न्यूटन का एरो कितना बनेगा, आधा बनेगा इससे, तो ये 5 न्यूटन का फोर्स। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आप वेक्टर छोटा और बड़ा उनके मैग्नीट्यूड के बेसिस पे बनाना है। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी लेंथ भी ज़्यादा बनेगी, जिसकी वैल्यू कम होगी उसकी लेंथ भी कम बनेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है? क्या पढ़ाया था हमने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या है, वेक्टर है अपने पास तो उसमें दो चीजें होगी, फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड, सेकंड वन इज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कौन रिप्रेजेंट करेगा, उस एरो की लेंथ। डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा, उस एरो का जो एरो का साइन है, ठीक है, उसके जहाँ से एरो आपने स्टार्ट किया है उस पॉइंट को टेल पॉइंट बोलेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको टेल बोला जा रहा है, किसी को हेड बोला जा रहा है, ये आपको ध्यान से समझना है कि टेल है और ये पॉइंट कौन सा है, हेड पॉइंट, जहाँ पर एरो खत्म हो रहा है या जहाँ पर वेक्टर खत्म हो रहा है, ये पॉइंट कौन सा है, टेल। मीन्स लेंथ ऑफ एरो
represented by the magnitude of vector and direction of arrow represents arrow sign. डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कौन रिप्रेजेंट करता है? एरो का साइन रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल ये अपन ने दो फोर्स बनाए, फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी के, तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर जब भी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके ऊपर इस तरीके से एरो साइन लग जाएगा. ठीक है. यहाँ तक सपोज अपने पास एक वेक्टर है ए वेक्टर. फॉर एग्जांपल ये अपन ने एक वेक्टर, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसके ऊपर वेक्टर है, इसके ऊपर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर एरो बनाया जाएगा, तो ये वेक्टर है. ठीक है. तो ये कभी भी ये एरो इस तरीके से नहीं बनेगा कि सर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो अपन टाइप्स ऑफ वेक्टर पे देखेंगे कि अपोजिट वाले वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सर इस डायरेक्शन में जाएगा, एरो आपको हमेशा इसी तरीके से बनाना. ठीक है. अगर आपको सिर्फ इसकी वैल्यू पूछी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड. और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उसका मोड. मोड कैसे निकालेंगे? मोड का साइन लगाया ये वेक्टर, और इस मोड को आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो. ये है मोड ऑफ वेक्टर, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है. फॉर एग्जांपल जैसे f1 वेक्टर दे रखा है 10 न्यूटन, तो मोड ऑफ f1 कितना है? मोड ऑफ f1 वेक्टर मींस f1 की वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन. और सपोज आपको इसकी डायरेक्शन दे रखी थी वेस्ट डायरेक्शन, तो ये इसकी डायरेक्शन है. सपोज इसकी डायरेक्शन दे रखी थी आपको साउथ डायरेक्शन, तो ये इसकी डायरेक्शन. सिर्फ अपन को वैल्यू पर फोकस करना है अभी, क्योंकि अपन क्या देखा है? मोड. मोड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर वेक्टर f1 है, f1 का मोड कितना है? 10 न्यूटन. इधर f2 का मोड अगर देखते हैं, मोड ऑफ f2, जिसको आप ओनली f2 लिख सकते हैं, विदाउट वेक्टर लिखा जाएगा, तो इस तरीके से बिना मोड के साइन के लिख सकते हैं आप. तो कितना होगा? 5 न्यूटन का इसका मोड है. क्लियर है? तो यहाँ पर ने देखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और किस तरीके से उसके मोड को लिखा जाएगा. मोड ऑफ वेक्टर में ओनली उसकी वैल्यू. क्लियर है बच्चों? यार ठीक है. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन. दो टाइप की अपने फिजिकल क्वांटिटीज देखी. कुछ क्वांटिटी स्केलर होगी, स्केलर वो होगी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होगा. वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होगी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ दोनों चीजें होंगी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड. तो फिर अपन देखते हैं कि वेक्टर पढ़ रहे हैं अपन चैप्टर, तो वेक्टर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. तो वेक्टर में दो चीजें रिप्रेजेंट होनी चाहिए. फर्स्ट मैग्नीट्यूड, सेकंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड कौन रिप्रेजेंट करेगा? जो एरो आप बनाओगे उसका लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और उसका हेड का जो साइन है इसको रिप्रेजेंट करेगा उसकी डायरेक्शन. और ये इसका टेल पॉइंट जहाँ से ओरिजिनेट होता है ये, और ये इसका हेड पॉइंट है. क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने दो फोर्स लिए थे. एक फोर्स 10 न्यूटन वेस्ट है, एक फोर्स f2 5 न्यूटन साउथ है. तो पहले वेक्टर बनाना है, 10 न्यूटन का बनाना है. सपोज आपने कोई भी स्केल लेके 10 न्यूटन का एरो बनाया, तो जो 10 न्यूटन का एरो बनाया 5 न्यूटन का एरो से छोटा बनेगा. इसके लेंथ ऑफ वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है. और मैग्नीट्यूड को लिखा कैसे जाता है? वेक्टर के मोड साइन. ये जो दो लाइन खींची है यहाँ पर, ये किसका साइन है? मोड का. अगर आप कहीं पर भी मोड का साइन लगाते हो तो मीन्स आपको ये होना है मोड. क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं? या सपोज आपने ये वेलोसिटी बनाई आपकी, ये वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है आपकी बात, और वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड. और 5 मीटर पर सेकेंड इसमें डायरेक्शन दे रखी है आपको. इसको सपोज आपको डायरेक्शन दे दी नॉर्थ. एक वेलोसिटी वेक्टर गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड का, इसकी डायरेक्शन किस तरफ दी है आपको? नॉर्थ डायरेक्शन. तो पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब ये है कि बिना इसकी डायरेक्शन चेंज करे हुए और बिना इसका मैग्नीट्यूड चेंज करे हुए आप वेक्टर को कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो. इस वेक्टर को यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो. लेकिन शर्त क्या है? इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए. तो टॉपिक था अपना पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स. तो क्या लिखा आपने? पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब है विदाउट changing the direction
and magnitude vectors can be shifted from one place to another. कि वेक्टर्स को बिना उनकी डायरेक्शन के और मैग्नीट्यूड के चेंज करे हुए आप वेक्टर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे कहीं पे भी ले जा सकते हो. सपोज ये वेक्टर आपने 5 मीटर है यहाँ पे, अब मैं इसको इस तरह बना, तो मुझे क्या करना है, ना तो डायरेक्शन चेंज करनी है और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज. तो सपोज ये मैंने इस तरीके से, ये वैसे ड्रॉ करने के लिए हमेशा आप हमेशा पैरेलल लाइन बनाओगे नहीं, लेकिन अभी सीख रहे हैं इसलिए अपन बनाएंगे. तो ये वेक्टर्स आप भी बना, अब क्या करना है, इतना ही मैग्नीट्यूड बनाना है, सेम डायरेक्शन बनानी है, तो डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए. मतलब जितना यहाँ पर इंक्लाइन यहाँ है उतना इंक्लाइन उतना ही झुकाव यहाँ होना चाहिए. और ये एरो डायरेक्शन 5 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन आपने चेंज की, नॉट डायरेक्शन. मतलब वेक्टर्स को आप कहीं पे भी बना सकते हो. इस वेक्टर को मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, ये 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ. ये पर्टिकुलर नॉर्थ वैसे होता ऊपर है, लेकिन अपन ने माना है इस तरह, तो इस तरह. ऐसे ही आप इस वेक्टर को यहाँ से हटा के यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे. अभी आगे चलने पर पता चलेगा कि वेक्टर को शिफ्ट करने की जरूरत क्यों पड़ेगी. तो ये है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन एंड देयर मैग्नीट्यूड. वेक्टर्स को बिना उनकी डायरेक्शन और बिना उनका मैग्नीट्यूड चेंज करके आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं. क्लियर है मुझे यहाँ तक. तो ये था अपना पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स जो अपने को हो जाएगा. फिलहाल अभी हमें इनके क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं अभी, क्योंकि अभी जस्ट बेसिक टॉपिक चलते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक से. जैसे अपन एंगल बिटवीन वेक्टर्स और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ लेंगे, इनके क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, फिर उसके बाद अपन अच्छे क्वेश्चंस करेंगे. तो ये है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स. अब पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स से सबसे इंपॉर्टेंट रोल एंगल बिटवीन वेक्टर्स में है. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए मैं कुछ डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ, फिर समझाता हूँ आपको एंगल बिटवीन टू. सपोज एक वेक्टर ये वाला दे रखा है, दूसरा वेक्टर ये दे रखा है. ए वेक्टर है, स्मॉल ए वेक्टर, ये स्मॉल बी वेक्टर. ठीक है, एक वेक्टर दे रखा है ये, दूसरा वेक्टर ये भी ए वेक्टर है, ये भी. अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं आपको. ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये सेकेंड एग्जाम्पल है, और दे रखा है आपको यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड. ए वेक्टर बी. अब अपन चाहते हैं कि इनके बीच में एंगल फाइंड आउट है. जैसे देखने को तो आपको यहाँ पर ये एंगल दिख जाएगा, यहाँ पर एंगल दिख जाएगा, यहाँ पर ये एंगल दिख जाएगा, और लेकिन ये इनके बीच का एंगल है या नहीं. ठीक है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स देखने के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, व्हेन हेड और टेल्स of both vectors are together. जो भी दोनों वेक्टर्स आप देख रहे हैं, उन दोनों वेक्टर्स की हेड और उन दोनों वेक्टर्स की टेल को आप आपस में एक जगह रखोगे, या तो हेड को रख लो या टेल को रख लो. तो जो एंगल बनेगा वही एंगल उनका बीच का एंगल होगा. और दूसरी कंडीशन क्या है एंगल बिटवीन वेक्टर्स के लिए, एंगल बिटवीन वेक्टर्स 0 से लेकर 180 के बीच में ही लिया जाता है. 0 से लेकर 180 के बीच में ही होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स.
180 से ज़्यादा वाले एंगल्स नहीं लिए जाएंगे, कम वाले एंगल्स लिए जाएंगे। आगे ये भी पता चलेगा कि ऐसा क्यों होगा। तो देखो यहाँ फर्स्ट फर्स्ट डायग्राम में एक ए वेक्टर बन रखा है जिसका टेल है यहाँ पर, ये है टेल ऑफ फर्स्ट, ये है हेड ऑफ फर्स्ट, ये है हेड ऑफ सेकंड, और यहाँ पर आ रहा है टेल ऑफ सेकंड। तो ना तो दोनों की टेल एक जगह है, ना ही दोनों की हेड एक जगह है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अपन वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। पैरेलल शिफ्टिंग क्या करेंगे, अगर मैं इसके टेल को यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दूँ, या फिर इसकी टेल को यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा। तो अपने क्या करा, पैरेलल शिफ्टिंग करा वेक्टर्स का। मीन्स इस बी वेक्टर को यहाँ से उठा के शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करके आपने यहाँ बनाया पैरेलल शिफ्टिंग विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड। तो ये पैरेलल शिफ्टिंग कर, ये पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, ये हो गया बी वेक्टर्स। अब दोनों वेक्टर्स की टेल एक जगह रहेगी, टेल एक जगह आ गई तो इट मींस इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90। तो यहाँ पर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 90। कैसे पता चला, दोनों वेक्टर्स के टेल को एक से किया। हेड भी कर सकते हो आप, लेकिन अपने हेड करके तो क्या करते हैं, इसको नीचे शिफ्ट करते तो हेड से हेड के बीच में कितना एंगल बनता, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री मिलता। तो आप चाहे हेड को एक जगह करो या टेल को एक जगह करो, बट करना दोनों में से किसी एक को है। तो जैसे ही आपने वेक्टर्स को शिफ्ट किया, आपकी दोनों की टेल यहाँ मिल जो हुई, जैसे टेल मिली, टेल से टेल मिलते ही हम दोनों के बीच में जो भी उनके बीच में एंगल बनेगा दिख जाएगा। यहाँ पर सपोज आपको इन दोनों के बीच में ये एंगल दे रखा था, गिवन है 120 डिग्री। अब हमें एंगल बिटवीन वेक्टर्स पूछा है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स देखते हैं अपने कितना है, ये ए, ये फर्स्ट वेक्टर की क्या है, टेल, ये फर्स्ट वेक्टर का क्या है, हेड, यहाँ पर सेकंड वेक्टर की क्या है, टेल, और यहाँ सेकंड वेक्टर का हेड। मीन्स हेड से हेड मिल रहे हैं दोनों, हेड से हेड मिल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल है 120 डिग्री का एंगल बन। 180 से नीचे ले सकते हो आप, तो ये 120 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखो, यहाँ पर है फर्स्ट वेक्टर उसकी टेल, यहाँ पर है फर्स्ट वेक्टर का हेड, यहाँ पर है सेकंड वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर की टेल यहाँ पर। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स की टेल भी अलग अलग जगह है, हेड भी अलग अलग जगह। उसके लिए मैंने क्या करा, टेल को शिफ्ट करा, हेड को शिफ्ट कर सकते हैं। तो किसी भी एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग किया, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया आपकी बार इस तरफ, तो जैसे इसको शिफ्ट किया ये वेक्टर इस तरीके से बन गया। यहाँ आगे आगे की वेक्टर, सपोज आपको ये एंगल 120 दे रखा था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। टेल से टेल मिलाने के बाद कितना एंगल बन रहा है, 60, ना कि 120। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन वेक्टर्स आपको कितना नजर आया, यहाँ पर 60 डिग्री नजर आएगा, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपने इनकी टेल वेक्टर पैरेलल शिफ्टिंग से आपने करी। पैरेलल शिफ्टिंग पढ़ा ही इसलिए है कि अगर आप दो वेक्टर्स अलग अलग जगह ड्रॉ कर रखे हैं तो उनके बीच में एंगल कैसे बनाओ, तो इनके बीच में एंगल बन, ठीक है। यहाँ पर दोनों वेक्टर्स के बीच मुझे एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो दोनों वेक्टर्स की टेल यहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पर एंगल आपको 30 डिग्री। मीन्स अगर आप एंगल देखना चाहते हो दो वेक्टर्स के बीच में, तो क्या देखोगे, उन दोनों की टेल या उन दोनों का हेड दोनों एक जगह है या नहीं। क्लियर क्वेश्चन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है और ये एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। और बहुत सारे अलग अलग वेक्टर्स बना रखे हैं। यहाँ वेक्टर बना रखा है एक जो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल, दूसरा वेक्टर मैंने यहाँ बना रखा है जो वर्टिकल वर्टिकल से 90 डिग्री पर है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है। एक वेक्टर यहाँ बना रखा है
ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना। ये है वेक्टर कैपिटल ए वेक्टर, ये है वेक्टर कैपिटल बी वेक्टर, ये है वेक्टर कैपिटल सी वेक्टर, और यहाँ पर एक वेक्टर बना रखा है जो ये वर्टिकल है, इस वर्टिकल के साथ 135 डिग्री के एंगल पर, और ये है वेक्टर डी वेक्टर। ये 4 वेक्टर बने और पूछा ये है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी, बी एंड सी, बी एंड डी, एंड ऑल्सो सी एंड। ये सारे एंगल पूछे हैं आपसे कि इनके बीच में कितने कितने एंगल बनेंगे। अभी सारे वेक्टर अलग अलग जगह हैं, तो सबसे पहले तो आप पैरेलल शिफ्टिंग यूज करके इन सारे वेक्टर्स को एक जगह लेकर आओगे, कि पैरेलल शिफ्टिंग करने के बाद ये वेक्टर्स के बीच में एंगल देखे जाएंगे, सारे वेक्टर एक जगह होंगे तभी एंगल देखे जाएंगे। ठीक है, तो सभी वेक्टर्स के अपन टेल को एक जगह रखेंगे। सपोज आपने यहाँ पर रखा है, मान लो ये ओरिजिन है, यहाँ पर आपने रखा, ये वेक्टर को शिफ्ट किया यहाँ से विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, जो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बनाया है, ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बनाया है, ये बनाया। क्लियर? बी वेक्टर आपने बनाया हॉरिजॉन्टल अलोंग हॉरिजॉन्टल, ये बी। सी वेक्टर इस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इधर नीचे, मींस ये एंगल जो है इधर पीछे 30 डिग्री आ जाएगा। ये सीधी लाइन नहीं होगी क्योंकि 45 पर है, 31 के ऊपर रहेगी लाइन। फिर उसके बाद डी वेक्टर, डी वेक्टर 145 डिग्री पर है, यहाँ 90 तो ये और नीचे 45, तो इससे 90 डिग्री बनेगा। ये पूरा एंगल 135 डिग्री। अब आप इन सभी वेक्टर्स के बीच में एंगल देख सकते हैं। एंगल का इन वेक्टर्स का नाम ये है सी वेक्टर और ये है डी वेक्टर। ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, कहाँ है ए, ये ए वेक्टर, कहाँ है बी, ये ये 45 है, ये 45, फिर ये 90, मीन्स ये कितना जाएगा 135 डिग्री। ए और बी के बीच में कितना एंगल मिला आपको 135 डिग्री। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ए और सी के बीच में, ये रहा ए और ये रहा सी, तो कितना है 45 यहाँ है, 90 यहाँ है, 135 और 30 ये और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 165 डिग्री। 165 डिग्री का एंगल है ए और सी के बीच में। फिर उसके बाद ए और डी के बीच में एंगल देखेंगे, तो ए और डी, अब की बार पूरा एंगल नहीं होगा क्योंकि ये 180 से ज़्यादा है, तो अपन 180 से कम वाला लेंगे, कितना डिग्री एंगल पड़े दोनों 90 डिग्री एंगल, क्योंकि 45 ये है और पूरा 135 को, तो ये भी 45 को, ये छोटा सा एंगल नीचे, तो ये दोनों मिला के कितना जाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं एंगल बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री। फिर एंगल देखते हैं इन बिटवीन बी एंड डी, ये 45 है तो ये भी 45 होगा इस तरह, बी यहाँ है तो ये 90 प्लस 45 135, and what is the angle between C and D? ये पूरा 180 का ही है, 180 में से 45 को ये माइनस करें 30, 45 प्लस 30 75 मीन्स 105। तो ये आ गए अपने पास इन सभी वेक्टर्स के बीच में एंगल। क्लियर है? किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं बाद में आराम से कमेंट करके। तो यहाँ थे एंगल बिटवीन वेक्टर्स। आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, अगर एक वेक्टर है इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल पर है और
एक दूसरा वेक्टर देता है, ये वेक्टर यहाँ है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बना रहा है। एक वेक्टर है जो वर्टिकल के साथ सी वेक्टर 90 डिग्री बना रहा है, और आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी, एंड ए एंड सी, तीनों के बीच में एंगल आप फाइंड आउट करना है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को आप सभी ट्राई करेंगे, कितने कितने आंसर आएंगे वो कमेंट करके आप बताएं। क्लियर? तो अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप। कौन कौन से टाइप्स वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कौन कौन से टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट अपन देखेंगे इक्वल वेक्टर्स, सेकंड अपन देखेंगे अनइक्वल वेक्टर्स, थर्ड अपन देखेंगे पैरेलल वेक्टर्स, नेक्स्ट ऑपोजिट वेक्टर्स, नेक्स्ट जीरो वेक्टर्स, नेक्स्ट यूनिट वेक्टर, नेक्स्ट कॉनकरेंट वेक्टर, नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर, नेक्स्ट कोप्लेनर वेक्टर, नेक्स्ट वेक्टर पोलर वेक्टर, नेक्स्ट एक्सियल वेक्टर। ये इतने टाइप्स हैं वेक्टर्स के, और भी बहुत सारे अलग अलग बुक्स के अकॉर्डिंग अपन अलग अलग टाइप्स और देख सकेंगे। इन्हीं में अपन उनको आगे देखेंगे। एक के अंदर कॉन्करेंट के आगे अपन दो टाइप देखेंगे, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, कोप्लेनर, कोलिनियर। कोप्लेनर वेक्टर देखेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स को पढ़ेंगे अपन। तो ये देखेंगे बच्चों अपन नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आप ये बताइएगा कि जो पढ़ाया आपको आज समझ में आया या नहीं। अगर समझ में आया तो आप इसको रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा टॉपिक आपके डाउट रहा, जिसको बनाने वाले नेक्स्ट क्लास में पहले उस डाउट को क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स।